तो दोस्तों, विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं, डेफिनेटली इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से यह टॉपिक हमारे लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो इस टॉपिक से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हें आप डेफिनेटली इजीली तरीके से कर पाएंगे। इस वीडियो में हम टॉप 75 आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद फर्स्ट। अनुच्छेद फर्स्ट जो है, इसमें संघ के नाम और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद फर्स्ट जो है संघ के नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद सेकंड या अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के बारे में जानकारी दी गई है। नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद सेकंड। अगला है अनुच्छेद थर्ड। जो अनुच्छेद 3 है उसमें राज्य के निर्माण तथा सीमाओं या नामों में जो परिवर्तन किए जाते हैं, जो नए राज्यों का निर्माण किया जाता है और सीमाओं या राज्यों के नाम में जो परिवर्तन किए जाते हैं, तो इससे संबंधित है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण, सीमाओं और राज्य के नामों में जो परिवर्तन किया जाता है उससे संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित है। जितने भी नागरिकता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत हैं। अगला है अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में अनुच्छेद 12 से 35 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता, अर्थात अनुच्छेद 16 के अंतर्गत यह बताया गया है कि सरकारी कोई भी गवर्नमेंट नौकरी हो उसमें सभी के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17। मतलब छुआछूत की भावना को समाप्त करने पर जोर दिया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17। अगला है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति से संबंधित कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बताया गया है, अर्थात अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 21 का जो है इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 23 से 24। इसमें जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम वगैरह कराना जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कोई भी मनचाहा काम कर सकता है और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो शैक्षणिक संस्थानों, जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं उनको स्थापित कर सकते हैं और उन पर प्रशासन करने का अधिकार है।
अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उन पर प्रशासन कर सकते हैं, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करती है ये भी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करती है उसका अधिकार भी अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, नागरिकों जितने भी नागरिक हैं उनके लिए समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 48 का ये पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 48 का। अगला है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है। तो कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से अलग की गई है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 51। अगला है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति पद के लिए जो भी शर्तें होती हैं उससे संबंधित है, अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 जो है राष्ट्रपति पद के लिए जो भी शर्तें होती हैं उससे संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। अगला है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 के अनुसार। अगला है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 66। इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। अगला है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 जो है उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है, अनुच्छेद 69 जो है उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 जो है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहायता और उसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा बताया गया है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और उसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा है। अगला है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, भारत का महान्यायवादी होता है, वो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। अगला है अनुच्छेद 78। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के जो भी कर्तव्य होते हैं उसके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 78 में। अगला है अनुच्छेद 79। 79, 80, 81 इन तीनों को एकदम अच्छे से याद रखना है। 79 ये संसद के गठन से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 80, ये राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 81, लोकसभा की संरचना से संबंधित है। 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा
और 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 110। इसके अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है कि धन विधेयक क्या होता है। अगला है अनुच्छेद 112। इसमें जो भी वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट जो पेश किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, उसके बारे में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट जो पेश किया जाता है वो अनुच्छेद 112 के बारे में 112 के अंतर्गत आता है। अगला है अनुच्छेद 123। इसमें संसद के मध्यावकाश, जो बीच में अवकाश होता है, उसके दौरान राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 125। ये न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। न्यायाधीशों के वेतन, जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 125 में। अगला है अनुच्छेद 143। इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है, ऐसा राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है, शक्ति प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 144। इसके अंतर्गत सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता की जाएगी, अनुच्छेद 144 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो सीएजी होता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, वो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। अगला है अनुच्छेद 149। इसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों एवं कर्तव्य शक्तियों के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 153। इसमें राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 155। राज्यपाल के पद के लिए जो भी शर्तें होती हैं वो अनुच्छेद 158 के अंतर्गत आती हैं। फिर अनुच्छेद 159। इसमें राज्यपाल के शपथ के बारे में जानकारी दी गई है। 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में, 158 में राज्यपाल पद के लिए जो भी शर्तें हैं उसके बारे में, 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा इससे संबंधित है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। अनुच्छेद 165। राज्य के महाधिवक्ता, जो महाधिवक्ता होता है राज्यों का, वो उससे संबंधित है, राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के जो भी कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 167 के अंतर्गत आते हैं। अगला है अनुच्छेद 168। इसमें राज्य के विधानमंडल का गठन किया गया है, इसके अंतर्गत राज्य के विधानमंडल का गठन किया गया है अनुच्छेद 168 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 170। इसमें विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है, विधानमंडल के गठन के बारे में 168, 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में, 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में, विधानसभा 170, विधान परिषद 171। और अगला है अनुच्छेद 172। इसमें राज्य विधानमंडलों की अवधि के बारे में बताया गया है, राज्य विधानमंडल की जो अवधि होती है उसके बारे में जानकारी दी गई 172 में। अगला है अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए जो भी योग्यताएं होती है उसके बारे में बताया गया है, विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 194। 194 में महाधिवक्ता की जो भी शक्तियां होती हैं और उस पर जो भी विशेषाधिकार होते हैं उसके, तो महाधिवक्ता की शक्तियों और उनके विशेष अधिकारों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 194 में।
अगला है अनुच्छेद 200। 200 में राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जो भी बिल पेश किया जाएगा उसको स्वीकृति प्रदान की जाएगी अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 राज्य विधानमंडल, जो भी राज्य विधानमंडल है उसको उसके द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण, जो भी राज्य बजट पेश किया जाता है वो अनुच्छेद 202 के अंतर्गत होता है। वो केंद्र बजट था, ये वाला राज्य बजट है। अगला है अनुच्छेद 210। इसके अंतर्गत राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 202 में। राज्य विधानमंडल में जो भी भाषा यूज की जाती है उसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 210 में। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। जो भी अलग अलग राज्य हैं उनके लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214 में। अगला है अनुच्छेद 217। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो भी शर्तें हैं, नियुक्ति के लिए जो भी शर्तें हैं वो अनुच्छेद 217 से संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो भी नियुक्ति शर्तें हैं वो अनुच्छेद 217 के अंतर्गत आती हैं। अगला है अनुच्छेद 243 के। ग्राम पंचायतों में जो चुनाव होते हैं वो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आते हैं। अगला है अनुच्छेद 280। ये वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है, अनुच्छेद 280। अगला है अनुच्छेद 300 ए। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 300 ए में। अगला है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 इसके अंतर्गत जो भी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं वो अनुच्छेद 312 से संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाएं। अगला है अनुच्छेद 320। इसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। लोक सेवा आयोग के क्या कार्य होते हैं वो अनुच्छेद 320 के में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 323 का ए। इसके अंतर्गत प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में जानकारी दी गई है। यह प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है, अनुच्छेद 323 ए। अगला है अनुच्छेद 324। इसमें निर्वाचन की रीतियों के बारे में बताया गया है कि निर्वाचन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में अनुच्छेद 324 में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनके लिए जो सीट आरक्षित की गई है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 330 में। अगला है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, जो राष्ट्रपति लागू करता है राष्ट्रीय आपातकाल, वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत करता है। अगला है अनुच्छेद 356। ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है राज्यों में वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 इसके ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 360। अगला है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 जो है संविधान में जितने भी संशोधन किए जाते हैं वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जितने भी संविधान के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसके लिए हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है ये टॉपिक। तो यहाँ से अब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हें आप डेफिनेटली कर पाएंगे। यदि आप 2 से 3 बार ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे उन्हें आप कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताएं कि अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।